नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल और आप देख रहे हैं प्रज्वल 3D। आज इस वीडियो में हम टाइटैनिक से जुड़ी उस घटना को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर आज भी पूरी तरह से सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। टाइटैनिक उस दौर का ऐसा जहाज था जिसे लोग मानव तकनीक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। इसी वजह से उस समय यह कहा जाने लगा कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन हकीकत यह है कि यही जहाज समुद्र में डूब गया और इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटनाओं में शामिल हो गया। इस जहाज का पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था। साल 1912 में यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक पैसेंजर शिप माना जाता था। इसकी लंबाई लगभग 269 मीटर थी और इसका वजन 52,000 टन से भी ज्यादा। टाइटैनिक में तीन बड़े प्रोपेलर लगाए गए थे जो जहाज को तेज और संतुलित बनाए रखते थे। इसके अलावा इस जहाज को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इन कंपार्टमेंट का मकसद यह था कि अगर जहाज के किसी एक हिस्से में पानी भर भी जाए तो बाकी के हिस्से सुरक्षित रहे और जहाज डूबे नहीं। इसी डिजाइन की वजह से इसे बनाने वाले का दावा था कि टाइटैनिक एक सुरक्षित जहाज है और सामान्य परिस्थितियों में इसके डूबने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। बाद में यही भरोसा सबसे बड़ी तकनीकी गलती साबित हुआ। टाइटैनिक को सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि एक लग्जरी शिप के रूप में डिजाइन किया गया था। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए जहाज पर बेहद शानदार सुविधाएं थी। बड़े और महंगे कमरे, स्विमिंग पूल्स, जिम, रेस्टोरेंट और उस समय की लगभग हर आधुनिक सुविधा। सेकंड क्लास में यात्रियों को आरामदायक कैबिन और अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। थर्ड क्लास में ज्यादातर आम लोग, मजदूर, ऐसे परिवार थे जो बेहतर भविष्य की उम्मीद में अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक पर अलग अलग वर्गों के लोग एक ही जहाज में सफर कर रहे थे, लेकिन हर किसी को मिलने वाली सुविधाएं एक जैसी नहीं थी। 14 अप्रैल 1912 की रात थी। टाइटैनिक उस समय अटलांटिक ओशन में अपनी यात्रा पर था। मौसम बिल्कुल साफ था। आसमान में बादल नहीं थे, समुद्र में ऊंची लहरें नहीं थी और दूर दूर तक कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे हालात में आमतौर पर खतरे की उम्मीद कमी की जाती है। टाइटैनिक लगभग अपनी पूरी ऑपरेशनल स्पीड से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस रात एक चीज की कमी थी, खतरे का एहसास। शांत मौसम ने क्रू और ऑफिसर को एक तरह का फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी दे दिया था और यही आगे चलकर बहुत भारी साबित हुआ। 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक को दूसरे जहाजों से कई रेडियो मैसेज मिले थे। इन मैसेज में साफ कहा गया था, आइसबर्ग हैड स्लो डाउन, चेंज कोर्स। मतलब यह कि जिस रास्ते से टाइटैनिक गुजर रहा था वहाँ आइसबर्ग मौजूद थे और जहाज को या तो स्पीड कम करनी चाहिए थी या अपना रास्ता बदलना चाहिए था। लेकिन कैप्टन और सीनियर क्रू को टाइटैनिक की मजबूती पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि यह दुनिया का सबसे मजबूत जहाज है और छोटे मोटे आइसबर्ग इसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकते। इसी भरोसे की वजह से ना स्पीड कम की गई और ना ही कोर्स बदला गया। बाद में यही फैसला टाइटैनिक की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रात करीब 11:40 बजे लॉकआउट पोस्ट पर मौजूद क्रू ने अचानक सामने आइसबर्ग देखा। तुरंत चेतावनी दी गई। आइसबर्ग राइट हैंड स्टीयरिंग को तेजी से घुमाया गया। इंजन को रिवर्स करने की कोशिश की गई ताकि जहाज अपनी दिशा बदल सके, लेकिन टाइटैनिक का आकार और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जहाज तुरंत मुड़ नहीं पाया। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी कि ज्यादातर पैसेंजर को कुछ खास महसूस हो। कई लोगों को लगा जैसे हल्का सा वाइब्रेशन हुआ हो या मामूली झटका सा लगा हो, लेकिन जहाज के नीचे असल नुकसान हो चुका था। आइसबर्ग ने लगभग 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट को
एक साथ डैमेज कर दिया था। यही वो बात थी जो उस समय ऊपर मौजूद लोगों को दिखाई नहीं दी थी। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पूरी ऊंचाई तक सेल नहीं थे। इनका डिजाइन ऐसा था कि अगर कुछ कंपार्टमेंट में पानी भर जाए तो जहाज फिर भी सुरक्षित रह सके। लेकिन आइसबर्ग की टक्कर के बाद जब कई कंपार्टमेंट एक साथ डैमेज हो गए तो पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में ओवरफ्लो करने लगा। जैसे जैसे आगे के हिस्से में पानी भरता गया वैसे वैसे जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। इंजीनियर ने हालात को समझा, कैलकुलेशन की और बहुत जल्दी एक बात साफ हो गई, टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन उस समय पैसेंजर को इस सच्चाई के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई। आइसबर्ग की टक्कर के बाद शुरुआत में टाइटैनिक पर कोई बड़ी घबराहट नहीं थी। पैसेंजर को यह अंदाजा नहीं था कि जहाज को गंभीर नुकसान हो चुका है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ डेक पर टहल रहे थे और म्यूजिक बैंड अब भी बज रहा था। क्रू भी खुलकर कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि उस समय तक पूरी स्थिति साफ नहीं थी। लेकिन जहाज के नीचे इंजन रूम में इंजीनियर सब कुछ देख चुके थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि पानी तेजी से जहाज के अंदर बढ़ रहा है और कंपार्टमेंट एक के बाद एक काम करना बंद कर रहे हैं। जब यह जानकारी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तक पहुंची तो उन्होंने हालात का आकलन किया। नतीजा साफ था, टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सकता। अब सवाल यह नहीं था कि जहाज बचेगा या नहीं, बल्कि यह था कि कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। टाइटैनिक पर कुल 2224 लोग सवार थे, लेकिन जहाज पर मौजूद लाइफ बोट की कुल क्षमता सिर्फ 1178 लोगों की थी। इसका कारण उस समय का मैरीटाइम नियम था। नियम के अनुसार लाइफ बोट की संख्या जहाज के टोनेज के हिसाब से तय होती थी, ना कि यात्रियों की कुल संख्या के आधार पर। टाइटैनिक के डिजाइनर और ओनर को पूरा भरोसा था कि यह जहाज इतना सुरक्षित है कि लाइफ बोट की शायद ही जरूरत पड़ेगी। इसी सोच की वजह से लाइफ बोट को एक्स्ट्रा वेट माना गया। बाद में यही फैसला सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। जब लाइफ बोट उतारने का आदेश दिया गया तो एक सामान्य नियम अपनाया गया, वुमेन एंड चिल्ड्रंस फर्स्ट। लेकिन यह नियम पूरे जहाज पर एक जैसा लागू नहीं हुआ। फर्स्ट क्लास में महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में पहले बैठाया गया। कई बार असमंजस की स्थिति में लाइफ बोट को पूरी तरह भरे बिना ही समुद्र में उतार दिया गया। थर्ड क्लास में स्थिति कई ज्यादा कठिन थी। बहुत से लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि जहाज डूब रहा है। रास्ते उलझे हुए थे, डायरेक्शन साफ नहीं थी और कई जगह लैंग्वेज बैरियर भी था। इसी वजह से कई परिवार लाइफ बोट तक समय पर पहुंच ही नहीं पाए। कई लाइफ बोट की क्षमता लगभग 60 से 65 लोगों की थी, लेकिन वास्तविकता में कई नावें सिर्फ 20 से 30 लोगों को लेकर समुद्र में उतार दी गई। इसके पीछे कई वजह थी। क्रू को डर था कि नाव ज्यादा वजन से टूट न जाए। पैनिक की स्थिति में सही गणना नहीं हो पाई। लाइफ बोट ड्रिल्स और ट्रेनिंग पूरी तरह नहीं हुई थी। नतीजा यह हुआ कि समुद्र में कई लाइफ बोट आधी खाली तैर रही थी, जबकि जहाज पर सैकड़ों लोग अब भी फंसे हुए थे। टाइटैनिक से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह भी है, क्या थर्ड क्लास के गेट्स जानबूझकर बंद किए गए थे? जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ गेट्स क्राउन कंट्रोल के लिए थे, ताकि सभी लोग एक साथ अपर डेक पर न पहुंच जाएं। कुछ गेट्स बाद में खोल भी दिए गए थे, लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका था। थर्ड क्लास के पैसेंजर जहाज के रास्ते से परिचित नहीं थे, डायरेक्शन समझने में दिक्कत हो रही थी और पैनिक तेजी से फैल चुका था। इसी वजह से सबसे ज्यादा जानें थर्ड क्लास में गई। जब जहाज धीरे धीरे झुकने लगा, टाइटैनिक का म्यूजिक बैंड अब भी बज रहा था। बैंड के सदस्यों को स्थिति का अंदाजा था, फिर भी उन्होंने म्यूजिक बजाना जारी रखा।
इसका मकसद था पैनिक को कम करना, लोगों को शांत रखना और केओस को फैलने से रोकना। आखिरी बार जो म्यूजिक सुना गया वह था नियर माय गॉड टू दी। यह टाइटैनिक की सबसे ज्यादा याद की जाने वाली घटनाओं में से एक है। रात करीब 2:18 बजे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, जहाज की स्ट्रक्चर उसे सह नहीं सकी और फिर टाइटैनिक दो हिस्सों में टूट गया। कुछ पल के लिए लाइट जली रही और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। उस रात अटलांटिक ओशन का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग पानी में गिरे उनका शरीर 10 से 15 मिनट में काम करना बंद करने लगा। ज्यादातर लोग डूबने से नहीं बल्कि हाइपोथर्मिया की वजह से मरे। यह एक ऐसी मौत थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत तेजी से शरीर को निष्क्रिय कर देती है। टाइटैनिक से कुछ दूरी पर एक और जहाज मौजूद था, एसएस कैलिफोर्निया। लेकिन उस समय उसका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं सुने गए और व्हाइट फ्लावर को इमरजेंसी संकेत नहीं समझा गया। अगर एसएस कैलिफोर्निया समय पर प्रतिक्रिया देता तो कई सौ जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन उस रात समुद्र खामोशी रहा। जब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे, टाइटैनिक के रेडियो रूम से लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे। शुरुआत में पुराना इमरजेंसी सिग्नल सीक्यूडी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद नया सिग्नल भी भेजा गया, एसओएस, जो आगे चलकर स्टैंडर्ड डिस्ट्रैक्ट कॉल बना। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्राइड अच्छी तरह जानते थे कि हर गुजरता हुआ मिनट सैकड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, इसलिए वे लगातार मैसेज भेजते रहे। उम्मीद यही थी कि कहीं न कहीं कोई जहाज इस सिग्नल को सुन ले, लेकिन अटलांटिक ओशन बहुत विशाल था और उस रात अंधेरा और ठंड रेस्क्यू के खिलाफ खड़े थे। टाइटैनिक से लगभग 58 मील की दूरी पर एक जहाज मौजूद था, आरएमएस कैरपेथिया। कैरपेथिया के रेडियो ऑपरेटर ने टाइटैनिक का डिस्ट्रेस सिग्नल सुना और बिना देर किए कैप्टन आर्थर रॉस्टन को जगा दिया। कैप्टन रॉस्टन ने स्थिति समझते ही तुरंत कई आदेश दिए। जहाज की स्पीड मैक्सिमम तक बढ़ा दी गई, हीटिंग सिस्टम चालू कर दिए गए, गर्म पानी और ब्लैंकेट तैयार रखे गए, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को अलर्ट किया गया, लाइफ बोट को रेस्क्यू के लिए रेडी किया गया। कैरपेथिया ने आइस फील्ड से भरे समुद्र में खुद के जहाज और क्रू की सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए टाइटैनिक की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अगर कैरपेथिया ने सिग्नल सुन लिया था तो वह जल्दी क्यों नहीं पहुंचा। इसकी वजह समुद्र की स्थिति। टाइटैनिक और कैरपेथिया के बीच बड़ा आइसबर्ग क्षेत्र मौजूद था। कैरपेथिया को सीधे तेजी से आगे बढ़ने की बजाय जिग-जैग रास्ता अपनाना पड़ा ताकि किसी आइसबर्ग से टकराने का खतरा न हो। हालांकि जहाज अपनी पूरी क्षमता से चल रहा था, फिर भी इतनी दूरी तय करने में समय लगना तय था। जब तक कैरपेथिया टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा, टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र के नीचे जा चुका था। सुबह के लगभग 4 बजे कैरपेथिया उस जगह पर पहुंचा जहां टाइटैनिक डूब गया था। जो दृश्य सामने था वह किसी भी रेस्क्यू क्रू के लिए बेहद कठिन था। समुद्र में लाइफ बोट इधर उधर बिखरी हुई थी। कुछ लोग अब भी जिंदा थे, लेकिन कई लोग ठंड की वजह से जमे हुए थे। कैरपेथिया के क्रू ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एक एक करके लाइफ बोट से लोगों को जहाज पर चढ़ाया। कैरपेथिया ने कुल 705 लोगों को बचाया। ये लोग शारीरिक रूप से तो बच गए थे, लेकिन मानसिक रूप से अधिकांश लोग गहरे सदमे में थे। किसी ने अपने पेरेंट्स को दिए थे, किसी ने अपने पाउच, किसी ने अपने बच्चे। कई सर्वाइवर ने बाद में कहा कि वे जिंदगी भर उस रात की यादों से बाहर नहीं निकल पाए। टाइटैनिक उनके लिए सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जीवन भर का बोझ बन गया। अब ध्यान जाता है
एक और जहाज की ओर एसएस कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया टाइटैनिक के काफी पास मौजूद था, लेकिन उस समय उसका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं सुने गए, व्हाइट फ्लावर को इमरजेंसी सिग्नल नहीं समझा गया। जब सुबह कैलिफोर्निया को टाइटैनिक की दुर्घटना की जानकारी मिली, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। जब कैरपेथिया सर्वाइवर को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा तो पूरी दुनिया ठहर सी गई। न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, अनसिंकेबल शिप सिंक मोर देन 1500 डेड। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जहाज को मानव तकनीक की सबसे बड़ी जीत कहा गया था, वह इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गया। टाइटैनिक के बाद अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों में ऑफिशियली इंक्वायरी शुरू हुई। सवाल सीधे थे, स्पीड कम क्यों नहीं की गई? आइस वार्निंग को इग्नोर क्यों किया गया? लाइफ बोट पर्याप्त क्यों नहीं थी? एसएस कैलिफोर्निया ने मदद क्यों नहीं की? कई गलतियां सामने आई, लेकिन किसी एक व्यक्ति या एक संस्था को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस त्रासदी के बाद समुद्री सुरक्षा नियम पूरी तरह बदल दिए गए। हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गई। 24 घंटे रेडियो मॉनिटरी जरूरी हुई। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई। सेफ्टी ड्रिल्स को कंपलसरी किया गया। टाइटैनिक अब सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, बल्कि मरीन सेफ्टी का टर्निंग पॉइंट बन गया। टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में खामोशी से पड़ा रहा। कई दशकों तक किसी को नहीं पता था कि वह असल में कहाँ है। लोग मानने लगे थे कि टाइटैनिक शायद हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि समुद्र के नीचे अब भी एक सच खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्र फिर से शांत हो गया। वक्त आगे बढ़ता गया। 2 वर्ल्ड वार हुए, देश बदले, टेक्नोलॉजी बदलती गई, लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में लगभग 73 साल तक बिना किसी पहचान के पड़ा रहा। दुनिया जानती थी कि टाइटैनिक डूब चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह असल में समुद्र में कहाँ है। इसी वजह से टाइटैनिक धीरे धीरे सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक रहस्य बन गया। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था, वह समुद्र की सतह से लगभग 3800 मीटर नीचे। इस गहराई पर पूरी तरह अंधेरा रहता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर तुरंत क्रश हो जाए, और तापमान लगभग शून्य के आसपास रहता है। 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्से में इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जो इतनी गहराई तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। इसी वजह से टाइटैनिक को ढूंढना लगभग असंभव माना जाता था, और यही कारण है कि सालों तक टाइटैनिक एक मिथ की तरह जिंदा रहा। 1980 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस दौरान यूएस नेवी डीप सी सबमरीन और रिमोट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी, ताकि खोई हुई न्यूक्लियर सबमरीन को ढूंढा जा सके। इसी टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिला एक साइंटिस्ट को, डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड। बेलार्ड का ऑफिशियल मिशन कुछ और था, लेकिन उसके मन में एक पुराना सपना था, टाइटैनिक को ढूंढना। यूएस नेवी के मिशन के साथ साथ उसने टाइटैनिक की खोज को भी अंजाम देने की योजना बनाई। 1 सितंबर 1985 की रात बेलार्ड और उसकी टीम ने एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, जिसे आर्गो कहा जाता था, समुद्र की गहराइयों में उतारा। घंटों तक कैमरा को कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक समुद्र की मिट्टी पर एक मेटल ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, फिर दूसरा, फिर कहीं और। यह कोई पूरा जहाज नहीं था, बल्कि टाइटैनिक का डेब्रिक फील्ड था, यानी टूटे हुए हिस्सों का फैलाव। कुछ ही देर में कैमरा के सामने टाइटैनिक का बॉयलर आया। यहीं पर यह साफ हो गया कि टाइटैनिक आखिरकार मिल चुका है। टाइटैनिक मिलने से पहले ज्यादातर लोग मानते थे कि जहाज एक ही टुकड़े में डूब गया था, लेकिन रेक ने कुछ और ही कहानी बताई।
टाइटैनिक असल में दो हिस्सों में टूट चुका था। अगला हिस्सा काफी हद तक इंस्टैक्ट था, जबकि पिछला हिस्सा पूरी तरह क्रश था। इस खोज ने उन सर्वाइवर की बातों को सही साबित किया जिन पर सालों तक शक किया गया था। जब कैमरास ने टाइटैनिक के अंदर झांका तो ऐसा लगा जैसे समय वही रुक गया हो। प्लेट्स अब भी अपनी जगह पर थी, शूज फर्श पर पड़े थे, पर्सनल सामान बिखरा हुआ था, बेड्स और बाथटब अब भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन इंसानी शरीर नहीं थे। गहराई में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हड्डियों को सालों में धीरे धीरे खत्म कर चुके थे। जो बचा था वह था खामोश इतिहास। साइंटिस्ट ने देखा कि टाइटैनिक के लोहे पर अजीब सी जंग उग आई है। इसे नाम दिया गया रस्टिकल्स। ये बैक्टीरिया लोहे को धीरे धीरे खा रहे हैं। मतलब साफ है, टाइटैनिक आज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आने वाले कुछ दशकों में टाइटैनिक का रेक काफी हद तक गायब हो सकता है। रेक मिलने के बाद यह सवाल उठा कि क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है रेक को ऊपर लाना तकनीकी रूप से असंभव है। उसे छूना भी स्ट्रक्चर को कमजोर करता है। हर एक्सपीडिशन कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आज टाइटैनिक को अंडर वाटर ग्रेव माना जाता है। इसे छेड़ना उन हजारों लोगों की यादों के खिलाफ समझा जाता है जो वहां मारे गए थे। टाइटैनिक के रेक मिलने के बाद कई सालों से चले आ रहे मीट टूट गए। अब यह साफ हो चुका था कि जहाज बिना टूटे नहीं डूबा था। सर्वाइवर झूठ नहीं बोल रहे थे और कई फैसले वास्तव में गलत थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल आज भी खुले हैं। स्पीड इतनी ज्यादा क्यों रखी गई? आइस वार्निंग को आखिर हल्के में क्यों लिया गया? और पास मौजूद जहाज समय पर मदद क्यों नहीं कर पाए? टाइटैनिक अब सिर्फ एक रेक नहीं है, वह इतिहास की एक ऐसी किताब बन चुका है जिसके ज्यादातर पन्ने हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पन्ने अब भी अधूरे हैं। और यही अधूरी सच्चाई हमें अगले हिस्से की ओर ले जाती है, जहां सवाल होंगे हादसे के नहीं, बल्कि इरादों, घमंड और इंसानी सोच के। टाइटैनिक के डूबने के बाद से एक सवाल बार बार उठता रहा है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर यह इंसानी गलतियों की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा था? क्योंकि उस एक रात में आइस वार्निंग मिली थी, स्पीड कम नहीं की गई, लाइफ बोट पर्याप्त नहीं थी, नियर बाय जहाजों से मदद नहीं आई। इतनी सारी चूकें एक साथ कैसे हो सकती है? यही से लोगों ने मानना शुरू किया कि शायद यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। और इसी सोच ने टाइटैनिक से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया। सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसी यह कहती है कि जो जहाज डूबा वह टाइटैनिक ही था। इस थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक की सिस्टर शिप थी आरएमएस ओलंपिक। ओलंपिक पहले ही एक दुर्घटना में डैमेज हो चुकी थी और इंश्योरेंस को लेकर समस्या चल रही थी। थ्योरी यह दावा करती है कि ओलंपिक को सीक्रेटली रिपेयर किया गया और टाइटैनिक के नाम से यात्रा पर भेज दिया गया ताकि इंश्योरेंस मनी हासिल की जा सके। लेकिन जब एक्सपर्ट ने इस थ्योरी की जांच की तो एविडेंस कुछ और ही बताता है। रेक पर मिले सीरियल नंबर साफ तौर पर दिखाते हैं कि जहाज टाइटैनिक ही था। इसके अलावा शिप स्वैप जैसे ऑपरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। यानी यह थ्योरी पॉपुलर जरूर है, लेकिन फैक्ट के सामने कमजोर पड़ जाती है। एक और कॉन्स्पिरेसी टाइटैनिक के ओनर जेपी मॉर्गन से जुड़ी है। यह सच है कि जेपी मॉर्गन ने आखिरी समय पर अपनी यात्रा कैंसिल कर दी थी। कुछ और इन्फ्लुएंस लोग भी इस वोगेज पर मौजूद नहीं थे। इसी से यह थ्योरी बनी कि टाइटैनिक को जानबूझकर डुबाया गया है ताकि कुछ पावरफुल बिजनेसमैन रास्ते से हट जाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की प्लानिंग का एविडेंस नहीं मिला। डेट रैंडम थी, विक्टिम हर क्लास में थे। इसलिए यह थ्योरी फैक्ट से ज्यादा फियर और सस्पिशन पर टिकी मानी जाती है। जब कॉन्स्पिरेसी को एक तरफ रखा जाता है तो जो कारण सबसे साफ दिखता है वह है ह्यूमन ईगो।
अनसीकेबल होने का भरोसा, स्पीड रिकॉर्ड का दबाव, रेपुटेशन बनाए रखने की सोच, सेफ्टी को सेकेंडरी मान लिया गया। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अनुभवी थे, लेकिन प्रेशर रियल था। वाइट स्टार लाइन चाहती थी कि टाइटैनिक एक इम्प्रेसिव जर्नी पूरी करे। सेफ्टी ड्रिल पूरे नहीं हुए, क्रू को लाइफ बोट की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। यह सैबोटेज नहीं था, यह ओवर कॉन्फिडेंस था। टाइटैनिक किसी एक गलती से नहीं डूबा, यह डूबा कई छोटे छोटे फैसलों से। हर डिसीजन अगली गलती की नींव बनता गया। अगर स्पीड थोड़ी कम होती, आइस वार्निंग को गंभीरता से लिया जाता, लाइफ बोट पूरी कैपेसिटी से भरी जाती और कैलिफोर्निया ने सिग्नल समझ लिए होते, तो शायद इतिहास कुछ और होता। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह इंसानी एम्बिशन की कहानी है। टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंड ट्रस्ट की चेतावनी है, और यह याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना सीमित है। हर जनरेशन टाइटैनिक को अपने तरीके से देखती है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने इससे सच में कुछ सीखा है? टाइटैनिक की कीमत पर दुनिया ने कई जरूरी सबक सीखे। सेफ्टी कभी ऑप्शनल नहीं होती, टेक्नोलॉजी कभी फ्लॉलेस नहीं होती, और ईगो सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। आज के मैरीटाइम लॉ, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल रेगुलेशन सब टाइटैनिक के बाद और मजबूत बन गए। टाइटैनिक एक चेतावनी बन गया। आज भी अटलांटिक ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक मौजूद है, धीरे धीरे खत्म होता हुआ, लेकिन पूरी तरह खामोश नहीं। उसका हर टूटा हुआ हिस्सा एक ही बात कहता है, इंसान बहुत कुछ बना सकता है, लेकिन प्रकृति को कभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। टाइटैनिक अब सिर्फ इतिहास नहीं है, वह एक सबक है जो तब भी सच था और आज भी उतना ही सच है।